Hello students, myself Sapan Bhatnagar, Faculty of Mathematics at Reliable Institute कोटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले जेई मेंस के 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमें ट्राइंगल एबीसी के तीनों वर्टिसेस गिवन है एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज अल्फा कॉमा बीटा। की ऑर्थो सेंटर की बात कर रखी है, लेकिन ऑर्थो सेंटर यहां पर अननोन है, अल्फा कॉमा बीटा। देन निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 4 बीटा एंड बीटा प्लस 4 अल्फा। हमें ऐसा क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 4 बीटा और बीटा प्लस 4 अल्फा हो। इसका मतलब हमें यहां पर कैसे भी करके अल्फा कॉमा बीटा ऑर्थो सेंटर निकालना होगा। इन शॉर्ट हमें ट्राइंगल में तीनों वर्टिसेस गिवन है और ऑर्थो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले एक रफ स्केच बनाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी। अब इस एबीसी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए कोई भी दो एल्टीट्यूड्स निकाल लेते हैं और उन दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होगा। जैसा कि सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम कोई भी दो एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं। जैसे एबीसी तीनों वर्टिसेस हमें दे रखी हैं, तो हम बोलते हैं यहां से ए से एक एल्टीट्यूड बनाया हमने एडी, सी से एक एल्टीट्यूड बनाया सीई। इन दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच है, जो कि ऑर्थो सेंटर होगा। अब अगर हमें यहां पर एल्टीट्यूड एडी की इक्वेशन निकालनी है, तो बोलेंगे एडी की इक्वेशन निकालने से पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा एडी का। अब एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो बीसी का स्लोप निकालते हैं। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ बीसी। अब बी और सी दोनों वर्टिसेस गिवन है। अगर बी और सी दोनों वर्टिसेस गिवन है, तो यहां से हम बीसी का स्लोप निकाल सकते हैं, -2 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे के ऐसे ही हम AB का स्लोप भी लिख लेते हैं। सिमिलरली हम यहां पर AB का स्लोप भी लिख लेते हैं। AB का स्लोप देखते हैं क्या आएगा। A दे रखा है, B दे रखा है, तो अगर हम AB का स्लोप निकालें तो 3 - 2 अपॉन 2 - 1, जो कि 1 हो जाएगा। दोनों साइड्स के स्लोप आ गए। अब अगर BC का स्लोप -2 है, तो AD का स्लोप कितना होगा, +½ तो स्लोप ऑफ AD इज इक्वल्स टू 1/2। अब AD की अगर इक्वेशन निकालनी है, तो पॉइंट A यूज करेंगे, स्लोप ½ यूज करेंगे। तो AD की इक्वेशन होगी y कोऑर्डिनेट ऑफ A, जो कि 2 दे रखा है, इज इक्वल टू ½ इंटू x माइनस A का x कोऑर्डिनेट, जो कि 1 दे रखा है। इससे AD की इक्वेशन आ गई। सेम एज इट इज हम एल्टीट्यूड CE की इक्वेशन निकालते हैं। सिंस CE इज परपेंडिकुलर टू AB, तो AB का स्लोप अगर 1 है, तो CE का स्लोप -1 हो जाएगा। अगर CE का स्लोप आ गया, तो C पॉइंट यूज करते हैं। C पॉइंट क्या दे रखा है, 3,1, तो 3,1 यूज करते हैं और CE की इक्वेशन निकालते हैं। तो आएगा y - y1, जो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ C है, इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ C, जो कि 3 है। तो यहां से हमारे पास AD और CE दोनों की इक्वेशंस आ गई।
अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन H मतलब कि ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। हम अगर AD और CE को सॉल्व करेंगे तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन H हमें मिल जाएगा। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे 5/3, 7/3, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा बीटा के बराबर होंगे। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 5/3 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू 7/3 हो जाएगी। लिखते हैं इसको, तो बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू 5/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 7/3। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था? ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा प्लस 4 बीटा हो और बीटा प्लस 4 अल्फा हो। तो लिखते हैं यहां से अल्फा प्लस 4 बीटा। अगर हम अल्फा प्लस 4 बीटा निकालेंगे तो ये 11 के इक्वल आएगा और बीटा प्लस 4 अल्फा निकालेंगे तो ये भी बहुत इजीली 9 के इक्वल आएगा। मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 11 और 9 हो। तो अगर हम एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना चाहें जिसके रूट्स 11 और 9 हो तो हमें यहां से ऑप्शन सी मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 उस क्वाड्रेटिक को बना रहा होगा। मतलब उस क्वाड्रेटिक के रूट्स 11 और 9 होंगे। तो ये बहुत बेसिक सा इजी सा प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है क्योंकि आपको दोनों एल्टीट्यूड निकालने हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फिर क्वाड्रेटिक निकालना है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो एक आसान क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें दे रखा है y इक्वल टू fx, कोई एक फंक्शन है x इंटू मॉड x माइनस 3 और x का इंटरवल दे रखा है -1 से 2। तो -1 से 2 में एक फंक्शन fx डिफाइन कर रखा है x इंटू मॉड x माइनस 3। आगे पढ़ते हैं। एंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx इन दिस इंटरवल। मतलब एरिया बाउंडेड किसका है? y इक्वल टू fx किस इंटरवल में? -1 से 2। तो हमें -1 से 2 में fx का एरिया निकालना पड़ेगा। वो एरिया हमें कैपिटल A दे रखा है और निकालना है हमें 12 इंटू A। तो बेसिकली ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है जिसमें मॉड्यूलस यूज हो रहा है। एरिया अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है और किस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तो हमें एरिया लिखते टाइम एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो बिना किसी नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्लस साइन लगा के हम एरिया इसका लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत अगर करनी है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है और किस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो हमें दे रखा है x इंटू मॉड x माइनस 3। अगर इसकी बात करें तो देखें यहां पर इंटरवल पूरा का पूरा 3 से छोटा है, x लेस देन 3 है। तो अगर पूरा इंटरवल x 3 से छोटा है तो हम यहां पर लिखेंगे fx इक्वल टू x इंटू 3 माइनस x, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरवल जो है वो x लेस देन 3 में डिफाइन किया हुआ है। तो मॉड्यूलस डिफाइन करना है तो नेगेटिव के साथ में डिफाइन होगा। अब यहां से हमें मिल रहा है fx इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब इसका एरिया निकालना है -1 से 2 में। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाए, सिंस ये क्वाड्रेटिक है। अगर इस क्वाड्रेटिक का हम ग्राफ बनाते हैं तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स मिलेंगे 0 और 3। तो इसके ग्राफ से हम देख सकते हैं
हमारा इंटरवल है -1 से 2। तो ध्यान से देखें, 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है और 0 से 3 में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब हमें 0 से लेफ्ट में और 0 के राइट में दो अलग अलग पार्ट्स में इसका इंटीग्रेशन करके एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब एरिया निकालने की बात करते हैं। अब पूरी कहानी बनाते हैं एरिया की कि कैसे निकलेगा। तो लिखेंगे सबसे पहले 0 के लेफ्ट, 0 से लेफ्ट मतलब कि इंटीग्रल -1 से 0। सिंस 0 के लेफ्ट में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तो एफ एक्स में हमें एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो एफ एक्स में माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर -3x इंटू dx। ये तो हमने माइनस साइन लगाया। क्यों लगाया? सबको ये बात चमक गई होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। अब दूसरा इंटरवल कौन सा होगा? 0 से 2। 0 से 2 में एफ एक्स का ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये सभी बच्चों को चमक गया होगा कि अगर पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम डायरेक्टली एफ एक्स लिख सकते हैं, मतलब कि 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 में। अब यहां से इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसमें वैल्यूज निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये 31/6 के इक्वल आता है। बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सा इंटीग्रल है। वैल्यूज पुट करेंगे तो एरिया की वैल्यू 31/6 के इक्वल आती है। हमें एरिया नहीं निकालना था, हमें 12 इंटू एरिया निकालना था। तो बोलेंगे 12 इंटू ए। अगर एरिया को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 31/6 इंटू 12, ये 6 से कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 31 इंटू 2 62। तो यहां से अपने पास में इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी 62, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरवल पूरा का पूरा 3 से छोटा दे रखा है। अगर इंटरवल ऐसा होता कि कुछ 3 के लेफ्ट में कुछ 3 के राइट में, तो हमें उसके भी 2 सब केसेस अलग अलग बनाने पड़ते। तो क्वेश्चन काफी इजी सा है। हाँ, कैलकुलेशन तो है, थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशन है, ऐसा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही दिख रहा होगा, सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इजी प्रॉब्लम है। जैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन, फॉर द सर्कल, पहले ही सर्कल लिखा हुआ है वहां पर, मॉड z-1 अपॉन z-3 इज इक्वल टू 2। z कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज अल्फा कॉमा बीटा, सेंटर हमें अननोन है, रेडियस अननोन है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, साथ साथ रेडियस भी निकालना पड़ेगा। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले दिमाग में यही चमकता है कि z की जगह पर x प्लस आयोटा y लिख दो। अब z की जगह पर x प्लस आयोटा y लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, देखें, ये बनेगा मॉड x -1 प्लस आयोटा y होल डिवाइडेड बाय x -3 प्लस आयोटा y। इस पूरे का मॉड इज इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ कुछ बनेगा। अब सिंस ये तो मॉड बन रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर करके लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर करेंगे तो LHS में बनेगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x -3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा कुछ कुछ बनेगा। इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक सर्कल की इक्वेशन देगा, जैसे कि सर्कल लिखा भी है क्वेश्चन में कि ये सर्कल की इक्वेशन देगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22/3 इंटू एक्स प्लस 35/3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहां पर एक इक्वेशन मिल जाएगी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22/3 इंटू एक्स प्लस 35/3 इज इक्वल्स टू 0। अब सर्कल की इक्वेशन दिख गई तो ये तो बहुत चिंदी सा सवाल हो गया कि सर्कल अगर पता है तो इसका सेंटर पता चल जाएगा। जैसे कि लिखते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो 11,0। ये दोनों आ चुके हैं जी और एफ, और सी भी दिख रहा है कि 35/3 है। तो रेडियस लिखते हैं अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो 121/9 प्लस एफ स्क्वायर जो कि 0 है, माइनस सी मतलब 35/3। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। तो हमें रेडियस में मिल जाएगा 4/3। अब निकालना क्या था भाई? निकालना था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा क्या है? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 11/3। बीटा क्या है? सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। गामा क्या है? रेडियस जो कि 4/3 है। तो इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करें, क्योंकि 0 भी तो एक टर्म है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू 5 मिल जाएगी। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान सा कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेबी प्रॉब्लम एक तरीके से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश 1 इंटू एक्स प्लस जी डबल डैश 2 एंड जी एक्स भी दे रखा है कि जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस एफ डैश 1, और हमें G4 F4 निकालना है या उनका सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो F और G दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में G से शुरुआत करते हैं। सिंस अपने को Gx बहुत आसान सा एक लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो बोलते हैं G का कि अगर हम G डैश एक्स निकालें तो G डैश एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। G डबल डैश एक्स निकालें तो G डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये G और G डैश और G डबल डैश आ गया। अब F पे आते हैं, F की कहानी बनाते हैं। F में अपने को दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश 1। सिंस जी डैश एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है 2 के बराबर, जी डैश की वैल्यू हमेशा 2 के बराबर है, तो जी डैश 1 भी क्या हो गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है जी डबल डैश 2। सिंस जी डबल डैश भी एक कांस्टेंट नंबर 0 के बराबर आ रहा है, तो ये थर्ड टर्म तो कोई भी काम का नहीं है, यूजलेस है। इसका मतलब एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब अपने को निकालना क्या है एफ ऑफ 4, तो सीधे सीधे यहां से एफ ऑफ 4 आ जाएगा। यहां निकालते हैं, एफ ऑफ 4 निकालेंगे बहुत इजीली 24 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है। एफ ऑफ 4 आ गया। अब क्या निकालना है जी ऑफ 4, तो जी पे फोकस करते हैं। जी निकालने के लिए हमें एफ डैश 1 निकालना पड़ेगा। एफ डैश 1 कैसे आएगा? सिंस एफ एक्स निकाल चुके हैं तो इसी एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2, और इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस 2 मतलब कि 4, तो एफ डैश 1 आ गया। अब एफ डैश 1 आ गया तो gx बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो बोलेंगे gx इज इक्वल टू 2x प्लस एफ डैश 1, और एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है प्लस 4, तो gx की वैल्यू आ गई 2x प्लस 4। अब निकालना क्या था अपने को g4, तो अगर gx आ गया है तो यहां से हम इसमें x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो G4 की वैल्यू 12 के इक्वल आ जाएगी। अब तो बहुत आसान हो गया। F4 कितना है 24, G4 कितना है 12, तो 24 माइनस 12, इसका मतलब इसका आंसर अपने पास 12 आ जाएगा।
तो बहुत आसान सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बेसिक डैश डबल डैश निकालना है, उसमें भी कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, क्योंकि जीएक्स अपने को बहुत आसान सा लीनियर दे रखा है, जिसका डबल डैश 0 आ जाता है, डैश में भी कोई ट्विस्ट नहीं है, डायरेक्टली 2 आ जाता है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब इस क्वेश्चन की अपीयरेंस थोड़ी सी डरावनी है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन को देख के डर लग गया हो कि भाई इसको तो छोड़ देना चाहिए, ये अपने बस की बात नहीं है, लेकिन काफी आसान है ये भी। जैसे देखें, लेट एस कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, एक्स। एस कोई भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, एक्स, और एक्स किसी ना किसी प्रॉपर्टी, मतलब इस इक्वेशन या इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। हमें क्या लिखना है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, या फिर बोल दे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एस। तो एस में कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा एक्स, एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब जितने भी एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो सभी यहां पर एलिमेंट के रूप में आ जाएंगे। तो बेसिकली हमें यहां पर एक्स की ऐसी वैल्यूज निकालनी है या नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा सेट एस में, या फिर कार्डिनल नंबर हो जाएगा सेट एस का। कैसे करें इसको, अब इस इक्वेशन को देखें ध्यान से। इस इक्वेशन में फर्स्ट टर्म लिखा है √3 प्लस √2, उसकी होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4। सेकेंड टर्म लिखा है √3 माइनस √2, उसकी होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 10। ऐसा एक गंदा सा इक्वेशन लिखा है। इस इक्वेशन में बहुत ध्यान से देखें, ये जो अंदर वाले मसाले हैं √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, इन दोनों अंदर वाले मसाले का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। अगर अंदर वाले मसाले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 माइनस 2 1 बना देगा। इसका मतलब जो भी अंदर लिखा है √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं। कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 आता है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम यहां पर शुरुआत करते हैं कि पहला जो टर्म है √3 प्लस √2, उसकी होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको अगर हम कुछ t मान लेते हैं, अगर पहले टर्म को पूरे को t मानते हैं तो अपने आप दूसरा टर्म 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं यहां पर कि ये एक इक्वेशन बन रही है अपने पास t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 10, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, जिसके फैक्टर्स हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहे होंगे, तो हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबको पता होगा, बहुत बेसिक सा 9-10 में जो फॉर्मूले पढ़ते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर वो फॉर्मूला लगाते हैं तो t की ऐसी दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो t की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 5 प्लस 2√6 और दूसरी वैल्यू 5 माइनस 2√6। तो t की ये दो वैल्यूज मिल गई। अब हमें t निकालना था या x निकालना था? हमें x निकालना था, क्योंकि पेरेंट इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x है। पेरेंट इक्वेशन मतलब जो इनिशियल क्वेश्चन दे रखा है। अब t का मतलब क्या था, √3 प्लस √2, उसकी होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये या तो 5 प्लस 2√6 के बराबर होगा या फिर 5 माइनस 2√6 के बराबर होगा। यहां से अगर हम देखें तो ये जो 5 प्लस 2√6 है, ये एक तरीके से √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। और दूसरा वाला
√3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब इसी क्वांटिटी का अगर आप स्क्वायर करते हो तो पहला नंबर बनेगा, और इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर करते हो तो दूसरा नंबर बनेगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पावर में x² माइनस 4 लिखा है, अगर इस पावर को 2 बना देते हैं तो फर्स्ट नंबर क्रिएट होगा, और इसी पावर को अगर हम -2 बना देते हैं तो दूसरा नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x² माइनस 4 की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक बार +2 और एक बार -2। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व करने पर मिलेगा x² इज इक्वल टू 6। सेकेंड वाले से मिलेगा x² इज इक्वल टू 2। मतलब यहां से x की 4 वैल्यूज मिलेंगी, ±√2 और ±√6। तो टोटल यहां पर x की 4 वैल्यूज मिल रही हैं। मतलब सेट S में 4 वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी? +√2 -√2 +√6 -√6। मतलब S में टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 4। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है। थर्ड ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। जैसे कि देखें, ये क्वेश्चन ये है कि थोड़ा लेंदी है, थोड़ा क्या कहें कि ये अच्छा खासा लेंदी क्वेश्चन है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टफ भी कह सकते हैं इसको, कि मॉडरेट टू टफ इसको रेट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक फंक्शनल इक्वेशन अपने को दे रखी है कि f(x + f') इक्वल टू 0 से 2 ft dt, वेयर f(0) इज इक्वल टू e की पावर -2, देन द वैल्यू ऑफ f2 - 2f0, ये अपने को निकालना है। तो यहां पर ध्यान से देखें, फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, या और ध्यान से देखें तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। कैसे? क्योंकि fx की जगह पर y लिख सकते हैं और f' की जगह पर dy/dx लिख सकते हैं। अब ये RHS का क्या करें? RHS ध्यान से देखें, fx कोई भी फंक्शन हो, लेकिन अगर हम उसको 0 से 2 लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे तो ये RHS कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर दे रहा होगा। किसी भी फंक्शन का अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं 0 से 2 में, तो वो कोई ना कोई एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि RHS में जो लिखा हुआ है 0 से 2 ft dt, इस पूरे को कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट सपोज k, ऐसा k मान लिया। अब इक्वेशन क्या लिखी है? f' की जगह पर लिखेंगे dy/dx, fx की जगह पर लिखेंगे +y इज इक्वल टू RHS लिखेंगे k। तो ये एक आसान सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से निकाला जा सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? y इंटू e की पावर x, क्यों? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल RHS में जो फंक्शन होता है, जो कि अभी यहां पर k कांस्टेंट के रूप में है, जिसको k कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं, इंटू e की पावर x होगा, साथ साथ dx आ जाएगा। तो ये इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। करते हैं इसको इंटीग्रेट, देखो तो आएगा y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू k इंटू e की पावर x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कांस्टेंट भी तो पैदा होगा जब इंटीग्रेट करेंगे इनडेफिनिट। अब c और k दो चीजें चल रही हैं यहां पर। अब क्या दे रखा था? x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू e की पावर -2 के इक्वल है। तो बोलते हैं जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू e की पावर -2 के इक्वल आएगी।
पुट करते हैं यहां पर, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, LHS में बनेगा x इक्वल टू 0 डालेंगे, y की वैल्यू e की पावर -2, तो e की पावर -2 बन जाएगा इज इक्वल टू k प्लस c, ऐसा कुछ कुछ आएगा। इससे बोलेंगे यहां पर c की वैल्यू आ जाएगी e की पावर -2 माइनस k के इक्वल, मतलब कांस्टेंट c तो हम एक k की टर्म्स में लेके आ गए। फिर से लिखते हैं, अब y इक्वल टू y इंटू e की पावर x इक्वल टू k e की पावर x प्लस c, ये अपने पास सॉल्यूशन बन रहा था। इस इक्वेशन में c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, LHS तो वैसा का वैसा ही है, y इंटू e की पावर x, RHS में क्या है, k इंटू e की पावर x प्लस c, और c की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं कि c की वैल्यू क्या है यहां पर, e की पावर -2 माइनस k, ये c की वैल्यू थी, ये c की वैल्यू आ गई। अब क्या करें यहां पर इसमें, अब बोलते हैं यहां से हम दोनों तरफ e की पावर x से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू k प्लस e की पावर -2 माइनस k इंटू e की पावर -x, ये हमें y मिल गया, y का मतलब ये हमें fx मिल गया। तो हमें पूरा का पूरा y या बोलते हैं पूरा का पूरा fx इन टर्म्स ऑफ x और k मिल रहा है। x तो सेंस वेरिएबल है, तो यहां पर k फंस रहा है, k कैसे निकाले। अब ध्यान से देखें, अगर ये पूरा का पूरा fx है तो हमने k किसको बोला था, वापस शुरुआत पे आए, k किसको बोला था, 0 से 2 इंटीग्रल ft dt, कि अगर आप fx को 0 से 2 इंटीग्रेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो खुद k के बराबर होगी, उसको यहां पर वापस से यूज करते हैं। अब यूज करते हैं, देखो इंटीग्रल 0 से 2 fx मतलब k प्लस e की पावर -2 माइनस k इंटू e की पावर -x, इस पूरे को इंटीग्रेट करते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू क्या थी, k, ऐसा ही तो हमने अज्यूम किया था यहां पर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये फर्स्ट वाले से तो आ जाएगा 2k, सेकेंड वाले से देखो क्या आएगा, माइनस e की पावर -2 माइनस k इंटू e की पावर -2 माइनस 1 इज इक्वल टू k, ये अपने पास k ऐसा इक्वेशन आएगा k में। अब ये गंदा सा इक्वेशन लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें k की एक अच्छी वैल्यू मिलेगी, कि k की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 1 माइनस e की पावर -2, ये k की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस k की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं fx में तो देखें क्या बनेगा, fx क्या था हमारे पास, fx क्या था, k प्लस e की पावर -2 माइनस k इंटू e की पावर -x, तो अगर k की जगह पर हम यहां पर k की जगह पे 1 माइनस e की पावर -2 डालते हैं तो हमें पूरा का पूरा fx मिल जाएगा। अब अगर fx मिल गया तो उसमें x की वैल्यू 0 डाल देंगे और 2 डाल देंगे, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। इस एक्सप्रेशन की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू -1 के इक्वल आ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस प्रॉब्लम की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन टफ भी है और लेंदी कैलकुलेटिव भी है, तो अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो अपने को बेसिकली इसको उस टाइम के लिए स्किप कर देना चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस टाइम के लिए इसको स्किप करके बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इसकी जगह पे अपन इतने ही टाइम डिवोट करने पर 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही पाएंगे। सिंस क्वेश्चन लेंदी भी है और कैलकुलेटिव भी है, तो इतना टाइम देने के बाद कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं, तो इतना टाइम डिवोट करने पर सिली मिस्टेक्स के चांसेस भी होते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि बच्चा इसमें पॉजिटिव मार्क्स स्कोर कर पाए। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टफ सवाल है ये। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि अपने को निकालना है नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 2
और 3 बट नॉट बाय 7। तो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 2 से डिविजिबल हो तब भी चलेगा, 3 से डिविजिबल हो तब भी चलेगा, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल मतलब 6 से डिविजिबल हो तब भी चलेगा, लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन सबसे पहले यहां पर एक वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम का मतलब हम केवल सर्कल्स बना रहे हैं, रेक्टेंगल नहीं बना रहे हैं। हमने ये सर्कल्स बनाए 3 और इन 3 सर्कल्स में हम रीजन वाइज लिखते जाते हैं कि जैसे रीजन लिखते हैं रीजन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रीजन्स में हमने डिवाइड कर दिया। हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 2 वाले सर्कल में हो, मतलब इस सर्कल में, 3 वाले सर्कल में हो, लेकिन 7 वाले सर्कल में नहीं होने चाहिए। तो हमें देखा जाए तो यहां पर ऐसे रीजन्स निकालने हैं जिसमें 2 आए तब भी चलेगा, 3 आए तब भी चलेगा, 2 और 3 दोनों आए तब भी चलेगा, लेकिन 7 वाले सर्कल में नहीं होने चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमें रीजन 1 कैलकुलेट करना है, रीजन 4 निकालना है और रीजन 2 निकालना है। इन तीनों रीजन्स का एडिशन अपने को करना है, मतलब ऐसे नंबर्स काउंट करने जो रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 4 में आ रहे हों। अब आगे शुरुआत करते हैं 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की। 2 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर्स अगर निकालना हो तो ये बहुत आसान काम है, 100 से शुरू होकर 998 तक जाना है। तो 2 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर्स होंगे 450। ऐसे 3 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर्स निकालेंगे तो वो भी इजीली 300 आ जाएगा। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने वाले मतलब 6 से डिविजिबल होने वाले ऐसे नंबर्स होंगे 150। ये तो आसानी से निकल जाएगा। अब आगे ऐसे भी तो नंबर्स होंगे जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगे, वो भी निकालते हैं। 2 और 7 दोनों से डिविजिबल मतलब 14 से डिविजिबल, 14 से डिविजिबल नंबर्स निकालेंगे तो वो टोटल 64 आ जाते हैं। सिमिलरली 3 और 7 से भी डिविजिबल हो सकता है। ऐसा नंबर जो 3, 7 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब कि 21 से डिविजिबल, तो 21 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर्स निकालेंगे तो ऐसे 43 नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद ऐसे नंबर्स जो कि 2, 3, 6 और 7 या बोलते हैं 2, 3, 7 तीनों से डिविजिबल हो, मतलब कि 42 से डिविजिबल, ऐसे नंबर्स अगर निकालते हैं तो ये 21 नंबर्स आएंगे। यहां पर बेसिक एपी की कैलकुलेशन है, देखा जाए तो ये एपी में ही बनेंगे कि 2 से डिविजिबल होने वाले लिखेंगे तो 100, 102, 104, 2 के डिफरेंस पे एक एपी बनेगा जिसका लास्ट टर्म 998 होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। सिमिलरली 3, 6, 14, 21, 42, यह है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे बड़े नंबर्स पे जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो यहां पर बढ़ेगा। अब क्या निकालना था, ऐसे नंबर्स जो 2 से हैं, 3 से हैं लेकिन 7 से नहीं है। तो अब देखें ध्यान से, 2 से होने वाले नंबर्स मतलब 450, 3 से होने वाले नंबर्स मतलब 300, ऐसा आएगा। जब हमने 450 ऐड किया तो हमने रीजन 1, 4, 6, 7 सब कुछ ऐड कर दिया। 300 ऐड किया तो रीजन 2, 4, 7, 5 सब कुछ ऐड कर दिया। इसमें ध्यान से देखें, जब हमने 2 और 3 वाले ऐड किए हैं तो रीजन 4 और 7 दो बार इंक्लूड हो गए, तो रीजन 4 और 7 को हम एक बार सबट्रैक्ट करते हैं। रीजन 4 और 7 हमें बता रहा है कि ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से मतलब 6 से डिविजिबल हों, तो मतलब रीजन 4 और 7 दो बार ऐड हो गया है तो उसको एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 और 7 का मतलब ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल हैं, तो उनको एक बार सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने रीजन 1 एक बार ले लिया, 4 भी एक बार आ गया क्योंकि सबट्रैक्ट कर दिया, 2 भी एक बार आ गया, 7 भी एक बार आ गया, अब 6 और 5 भी एक बार आ रहे हैं। इसका मतलब रीजन 1, 2, 4 तो एक एक बार आ गया है, रीजन 7, 6, 5 भी एक एक बार आ रहा है। तो रीजन 7, 5, 6 हटाने के लिए
रीजन 6 और 7 की बात करें तो ये ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 और 7 दोनों से मतलब 14 से डिविजिबल होंगे। इन नंबर्स को हटाने के लिए हमें 14 से डिविजिबल होने वाले 64 नंबर्स सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ भाई, इससे 6 और 7 भी डिलीट हो गया। अब एक्स्ट्रा कौन सा बच गया, 5 बच रहा है। 5 को हटाने के लिए ऐसे नंबर्स हटाओ जो कि 3 और 7 दोनों से मतलब 21 से डिविजिबल हो। 21 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कौन से हैं, कितने, 43, तो -43। तो जैसे ही हमने -43 किया तो रीजन 5 भी डिलीट हो गया। लेकिन ध्यान से देखें, रीजन 5 के साथ साथ रीजन 7 एक बार और डिलीट हो गया। इसका मतलब रीजन 7 जो है वो एक एक्स्ट्रा टाइम डिलीट हो चुका है। अगर एक एक्स्ट्रा टाइम डिलीट हो चुका है तो रीजन 7 वाले एलिमेंट्स हमें एक बार ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे +21। तो हमने सबसे पहले 2 वाला सर्कल ऐड किया, 3 वाला सर्कल ऐड किया, उसमें रीजन 4 और 7 दो बार आ गया। तो पहले रीजन 4 और 7 हटाने के लिए 6 के मल्टीपल्स हमने डिलीट कर दिए। इसका मतलब रीजन 4 और 7 एक एक बार आ रहा है, 6, 5 भी एक एक बार आ रहा है। अब रीजन 6 और 7 हटाने के लिए 2 7 के मल्टीपल मतलब 14 के मल्टीपल्स हटाए। सिमिलरली रीजन 5 7 हटाने के लिए 3 7 मतलब के 21 के मल्टीपल्स हटाए। जब ये डिलीट कर रहे थे तो जो सेंट्रल रीजन है वो एक एक्स्ट्रा टाइम डिलीट हो गया। तो इस सेंट्रल रीजन मतलब कि 2 3 7 तीनों से डिविजिबल मतलब 42 से डिविजिबल वो एक बार हमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट में +21 लिखा है। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये 514 के इक्वल आता है। मतलब टोटल सच नंबर्स आर 514। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऐसा बहुत टफ नहीं है, कैलकुलेशन तो है, क्योंकि आपको एक तरह से ये 5 या 6 एपीज के नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। होप ये सबको क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कहानी दे रखी है कि एक ट्राइंगल है सच दैट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज मिनिमम। अगर cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c मिनिमम है तो ट्राइंगल अपने आप एबीसी ट्राइंगल अपने आप एक इक्विलैटरल बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में पहली जो लाइन लिखी है उसको पढ़ के हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी होगा ये एबीसी ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अब आगे देखते हैं। इफ रेडियस ऑफ इन सर्कल मतलब कि इन सर्कल का रेडियस 3 है, तो इन सर्कल बनाया और सिंस ये तो इक्विलैटरल है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, ये बीच में सेंटर ओ गिवन है, रेडियस हमें दे रखा है इसका 3 के इक्वल है। इफ रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट नहीं है या इज करेक्ट नहीं है, इज इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम्स बच्चे गलती से इसको करेक्ट मार्क करके आंसर कर देते हैं। अब इनकरेक्ट टिक करना है। सबसे पहले देखें, अपने को यहां पर ये ओ दे रखा है कि इन सेंटर है, इसको बोल दिया डी। सिंस ये जो एडी है ये एल्टीट्यूड भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा और मीडियन भी होगा, तो हम बोल सकते हैं अगर ओडी डिस्टेंस जी, अगर इसकी बात करें ओडी डिस्टेंस अगर 3 है तो ओए डिस्टेंस 3 का डबल 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ जो इन सेंटर है वो सेंट्रॉइड का भी तो काम करेगा और सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, जो कि एडी है मीडियन। तो ओए डिस्टेंस अपने पास 6 के बराबर आ गया। अब आगे क्या करना है अपने को, ओबी ज्वाइन कर दिया। जैसे ओए 6 आया है सिमिलरली यही ओबी भी कितना आ जाएगा 6, ओबी भी हम 6 निकाल सकते हैं। अब आगे देखें, ऑप्शन 1 में करना क्या है, ओबी डॉट ओए। तो ओबी डॉट ओए करना है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो कि निकाल चुके हैं 6 और 6, और दोनों के बीच में एंगल भी होना चाहिए। ध्यान से देखें, ओए और ओबी के बीच में जो एंगल होगा, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये एंगल 30 होगा, ऊपर वाला ये भी 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 120।
तो OA और OB के बीच में एंगल कितना होगा 120। तो अगर हम OB डॉट OA करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड 6 इंटू 6 इंटू कॉस 120 जो कि माइनस हाफ है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो -18 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो तो एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आगे आते हैं, एरिया की बात कर रखी है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। ट्राइंगल एबीसी के एरिया की बात करें तो ध्यान से देखें, यहां पर अपने पास ये ए बी डी यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम इसको एक साइड में छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं कि ए बी डी, जिसमें एडी लेंथ 9 है, बी पर एंगल 60 डिग्री है। अगर बी पर एंगल 60 डिग्री है तो हम ए बी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी अगर हम निकालना चाहें तो ए बी कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें, परपेंडिकुलर 9 है, एंगल 60 डिग्री है, तो ए बी कितना होगा 9 कोसेक 60 डिग्री। 9 कोसेक 60 मतलब 9 इंटू 2/√3, जिसको हम कैलकुलेट करें तो ये ए बी 6√3 के बराबर आ जाएगा। तो अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई 6√3। अब ऑप्शन बी में या ऑप्शन 2 में बोल रहा था एरिया निकालो, तो बोलेंगे अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिखना है तो एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 6√3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 6√3 का होल स्क्वायर। देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है, √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो यहां से हम कैलकुलेट करें, 4 से कैंसिल करेंगे 27, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27√3 के इक्वल। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है 27√3। अब ध्यान से देखें, सेकंड ऑप्शन जो है उसमें नीचे 2 दे रखा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ही क्या हो गया इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट टिक करना था, मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी चेक करते हैं, जैसे sin A प्लस sin B प्लस sin C इक्वल टू sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। सिंस हमें पता है कि ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ABC तीनों कितने हैं 60 60 60, तो sin 60 sin 60 sin 60, तो √3/2 3 बार ऐड होगा। यहां देखें sin 2A मतलब हो गया sin 120 sin 120 sin 120, sin 120 कितना होता है √3/2, तो RHS में भी √3/2 3 बार ऐड हो रहा है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड की लेंथ मतलब कि एडी की बात कर रहे हैं। एडी के हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9 के बराबर है, इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। तो एक ही पॉसिबल, यहां पर एक ही ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। होप ये सभी बच्चों को क्लियर होगा।